हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्लास 12th का चैप्टर, जो कि वन शॉट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सुनो, आप लोगों को पहले ही एनसीईआरटी ने तरफ फुद्दू क्वेश्चन पूछा है, खुद ही पूछा उन्होंने। क्या बोला कि जो एलिफेंट है वो हमेशा बर्थ दे रहा है बेबी एलिफेंट को, ऐसा क्यों, वो किसी और एनिमल को क्यों नहीं दे रहा। या दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछ लिया कि जो मैंगो सीड है वो आगे जाके मैंगो प्लांट ही क्यों बना रहा है, कोई दूसरा प्लांट क्यों नहीं बना रहा। बताओ, इन्हें आंसर नहीं पता। हमारी बुक देती है आंसर, वो क्या कहते हैं, जेनेटिक्स करती है। अभी उससे ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी जो ऑफस्प्रिंग हैं, कभी कभी तो वो काफ़ी आइडेंटिकल दिखते हैं, है ना। कभी कभी जैसे कि हम जो भाई बहन हैं काफ़ी सिमिलर दिखते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग डिफरेंट भी दिखते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो इस सब का आंसर हमें देगी जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है, एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि डील करती है इनहेरिटेंस के साथ और साथ साथ वेरिएशन के साथ। अब ये इनहेरिटेंस क्या होती है, सुनो। इनहेरिटेंस मतलब बच्चे ने क्या क्या कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से लिए हैं विरासत में, उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि मान लो एक बच्चे की हाइट जो है ना, वो हाइट गई है उसके पापा पे, यानी कि पापा ने उसको अपनी हाइट दी है, ठीक है। तो यानी कि इनहेरिटेंस क्या हो गया, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, इसी को हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। इसका मतलब इनहेरिटेंस हेरिडिटी की क्या है, बेसिस है, ठीक है, बेस एक तरीके से। अब वेरिएशन क्या होती है, सुनो बेटा, ऐसा तो नहीं है ना 100% डीएनए जो कि है पेरेंट्स का वो कॉपी हो जाए हमारे अंदर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे ना। अब तुम खुद अपने आप को इमेजिन करो, तुम्हारी थोड़ी बहुत शक्ल मिलती होगी हल्की फुल्की, ऐसे थोड़ी आप लोग 100% कार्बन कॉपी होंगे पेरेंट्स के, नहीं ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे बच्चों में, तभी तो वो पेरेंट्स से डिफरेंट दिख रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ही क्या है, चेंजेस आने, राइट। अब सुनो, हम जो ह्यूमंस हैं ना, हम पहले से बहुत दिमागदार हैं। हम लोगों को पहले से ही पता था कि ना 1000 BC में ही हम लोगों को पता चल गया था कि जो वेरिएशन है वो क्यों होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, राइट। क्या इन्वॉल्व होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। उन्होंने क्या बताया कि वाइल्ड पॉपुलेशन ले ली उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स की, फिर उन्होंने क्या किया, सिलेक्टिवली उनको ब्रीड किया, ठीक है। क्यों किया, ताकि उन्हें डिजायरेबल कैरेक्टर मिल सके, है ना। अब इसी तरीके से उन्होंने एक काऊ बनाई जिसका नाम है साहिवाल काऊ, जो कि इंडियन ब्रीड है बेसिकली। वो कहाँ मिलती है, हमें पंजाब में मिलती है, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला कि भाई जो हमारे जो एंसेस्टर रहे हैं ना, जो हमारे पूर्वज, इसका मतलब उन्हें कुछ ना कुछ तो आइडिया था, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज तो थी कि इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, तभी तो वो लोग कर पाए, अदरवाइज कहाँ से कर पाते, राइट। अब रियल में प्रूफ देने के लिए अपने पास साइंटिस्ट आए जो कि है मेंडल, ठीक है। अब ये मेंडल जी कब आए, मिड 19th सेंचुरी में आए, जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम समझाया कि भाई इनहेरिटेंस का ये पैटर्न होता है। अब मेंडल ने हमें क्या क्या चीज़ें समझाई, सुनो। सबसे पहले उन्होंने एक गार्डन पी ली। अब गार्डन पी पे उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया 7 सालों के लिए। बताओ, 7 साल इन्होंने ज़िंदगी के एक तरीके से गोल्डन पीरियड थे इनके, फ्रॉम 1856 टू 1863, राइट। इसके अलावा इन्होंने कुछ लॉज भी दिए जो कि हम आगे इस चैप्टर में फर्दर ऑन पढ़ेंगे। अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी इस एक्सपेरिमेंट में, तो मेंडल जी पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायो में फर्स्ट टाइम मैथ्स यूज़ की, कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ किए। फर्स्ट टाइम ऐसा बायो में हुआ। अभी तक सुना आपने कोई ऐसा साइंटिस्ट जो कि बायो में मैथ यूज़ कर रहा हो, कभी नहीं सुनो, क्योंकि वो मेंडल जी ही थे फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या किया, तो जितने भी जो उन्होंने जो मटर ली ना, जितने भी जो पी प्लांट लिए, उन्होंने उन पर सक्सेसिव जनरेशन पे रिजल्ट लिया। इसका मतलब पहली जनरेशन पे टेस्ट किया, सेकंड पे टेस्ट किया, तीसरी पे टेस्ट किया, फोर्थ पे टेस्ट किया, है ना। बार बार जनरेशन करते जा रहे हैं, अलग अलग जनरेशन पे टेस्ट करते जा रहे। फिर ये भी चेक कर रहे हैं कि अगर इस फर्स्ट जनरेशन ये रिजल्ट मिला है तो क्या वो 10th वाले पे मिलेगा, क्या वो उससे आगे आने वाले पे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। समझ में आया। अब मेंडल ने कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स लिए। अब कैरेक्टर्स और ट्रेट्स क्या होते हैं पहले आप वो लोग समझ लो। तो कैरेक्टर्स क्या होंगे, सुनो। मान लो एक आई कलर है, तो आई कलर क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, राइट। लेकिन आई कलर तो किसी का ब्राउन भी हो सकता है, किसी का ब्लैक भी हो सकता है, किसी का ब्लू भी हो सकता है। तो इसका मतलब आई कलर क्या हुआ, कैरेक्टर, और उसके डिफरेंट उन्हें कैटेगरी हो सकते हैं, किसी का कलर अलग होगा, किसी का अलग होगा, तो वो क्या हो गए, ट्रेट्स। इसी तरीके से मेंडल ने मटर के 7 तो कैरेक्टर लिए, जैसे कि उसकी हाइट ले ली, उसका जो छिलका है उसका कलर ले लिया कि कैसा कलर हो सकता है कैसा नहीं हो सकता। क्यों लिया, ताकि उन्हें बेसिक फ्रेमवर्क मिल सके। तो अब सुनो, अपने पास उन्होंने 7 क्या लिए कैरेक्टर, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, आगे फर्दर ऑन आएंगे। तो सुनो, अब सीड शेप राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है, सीड कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, फ्लावर कलर वॉयलेट भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, पॉड शेप फुल भी हो सकती है, कॉन्स्ट्रक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। पॉड कलर ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी, फ्लावर पोजिशन एक्सियल भी, टर्मिनल भी, इसके अलावा स्टेम है टॉल भी और ड्वार्फ भी। अब इन्हें समझते हैं चीज़ें आखिर है क्या।
उसे समझने के पहले आप लोग डोमिनेंट और रिसेसिव समझो। अब डोमिनेंट क्या है समझो। अब आप लोग जैसे आपके मम्मी पापा हैं, है ना, अब ज़रूरत नहीं दोनों की चलती होगी घर में, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है किसी के पापा की चलती हो, किसी की मम्मी की चलती हो, यानी कि एक इंसान तो आपकी फैमिली में हमेशा डोमिनेंट रहा होगा ना। या फिर आप अपने भाई बहनों को मान लो, बड़े वाला डोमिनेंट होगा, क्या पता छोटे वाला डोमिनेंट हो। यानी कि अपने पास एक तो होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। रिसेसिव कौन? जो कि सप्रेस हो गया, जो कि अपनी बात को नहीं रख पाया, वही कौन होता है? रिसेसिव कैरेक्टर। एग्जाम्पल, आपके सामने एक टीचर है, अब टीचर के सामने आप थोड़ी ना कुछ बोल पाओगे, तो टीचर क्या है? डोमिनेंट है, अपनी ही चलाएगा, अपना ही हुक्म आप लोगों पर थोपेगा। लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर कौन हो? आप हो। रिसेसिव ट्रेट आप हो, क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो सुनो, अपने पास अब इनको याद करने का तरीका क्या है? सुनो, अपने पास सीड शेप या तो राउंड हो सकता है, रिंकल्ड। अब तुम खुद ही बताओ, तुम्हें एक गोलो गोलो चीज पसंद आएगी या फिर एक बुझी बुझी पिचकी सी चीज पसंद आएगी? ऑब्वियसली डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा? राउंड। सीड कलर, आप लोग खुद बताओ, ब्राइट कलर को चूज करोगे या फिर थोड़े डार्क कलर को? ब्राइट कलर। तो येलो क्या है? एक सीड कलर। फ्लावर कलर, अब खुद सोचो, आपकी ज़िंदगी में आप चाहते हो कि हमेशा सफ़ेद सफ़ेद अजीब ऐसी चीज़ें हो, या फिर तुम चाहोगे रंगीन कलरफुल वर्ल्ड हो? बिल्कुल कलरफुल चाहोगे, तो इसका मतलब वॉयलेट क्या होगा? डोमिनेंट। और वाइट क्या होगा? रिसेसिव। अब पॉट शेप, आपकी मम्मी चाहती है मटर ले लें, मटर अब रेडी वाला है, आप कौन सी मटर लेना चूज़ करोगे? जो फूली फूली हो या ऑलरेडी जो खराब पड़ी हो? ऑब्वियसली फुल, तो वो क्या होगा? डोमिनेंट कैरेक्टर। पॉट का कलर, ऑब्वियसली बात है, आप लोग क्या यूज़ करोगे? ग्रीन कलर की मटर ही तो लेते हो, या कोई और कलर के लिए क्या होगा? ब्राउन ग्रीन वगैरह नहीं ना, ब्राउन येलो वगैरह। तो ग्रीन क्या है? डोमिनेंट। येलो क्या है? रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन, अब मानो ये आपके पास एक ट्री है, प्लांट है, अब फ्लावर कलर कहाँ पे लगे? फ्लावर साइड में एक्सियल। या आप चाहोगे कि फ्लावर ऊपर ही लगा रहे बस एक ही जगह पे? बिल्कुल नहीं ना, आप क्या चाहोगे कि आपका जो फूल है वो एक इधर भी हो, एक इधर भी हो, एक इधर भी हो, एक इधर भी हो, और टर्मिनल पे क्या होगा? एंड में जाके वो रुक जाएगा। तो फ्लावर पोजीशन एक्सियल क्या होगी? डोमिनेंट। टर्मिनल क्या होगी? रिसेसिव। इसकी हाइट, अब तुम खुद बताओ, आप लोग ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो ना अपनी जिंदगी में, तो टॉल हाइट क्या होगी? डोमिनेंट। रिसेसिव कैरेक्टर क्या होगा? ड्वार्फ। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो मेंडल ने क्या क्या किया? सबसे पहले आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, ठीक है, खुद ही तो किया उन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन नेचर थोड़ी ना करवा रही है। ठीक है, उन्होंने उसके अलावा क्या किया? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन की। अब इसका मतलब क्या होता है? मानो पहली जनरेशन में उसमें भी सेल पॉलिनेशन करवाया, सेकंड में भी सेल पॉलिनेशन, थर्ड में भी सेल पॉलिनेशन, फोर्थ में भी सेल पॉलिनेशन, यानी सो ऑन। इसका मतलब जब हम बार बार किसी जनरेशन में कंटिन्यू सेल पॉलिनेशन करवाते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। मतलब अपने पास कितने कैरेक्टर हुए? 7, और ट्रेड्स कितने हुए? 14, जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे समझा दिए। अब है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब क्या है? मेंडल यहाँ पे स्टडी करेगा कि किस तरीके से एक कैरेक्टर पेरेंट से बच्चों में जाता है। तो सुनो, ये मेंडल कैसे करते हैं। अपने पास ना मेंडल लेते हैं एक टॉल प्लांट, एक लेते हैं डॉर्फ प्लांट। अब सुनो, सबसे पहले ना क्या होगा अपने पास यहाँ पे? ठीक है, तो मेंडल यहाँ पे क्या करेंगे? तो मेंडल ने कैसे हमें बताया एक्सपेरिमेंट करके? तो सुनो, एक तो उसने पेरेंट ले लिया टॉल, एक उसने ले लिया ड्वार्फ। अब टॉल ड्वार्फ दो अलग अलग कैटेगरी के पेरेंट हो गए ना। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जब उनको क्रॉस करवाया, तो उनके पास जो पहली जनरेशन आई, यानी कि जब फर्स्ट टाइम हम पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं, तो जो फर्स्ट जनरेशन आती है उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन या फिर फिलियल जनरेशन। तो सारे के सारे कैसे आए? टॉल। एक भी बच्चा मम्मी की तरह यहाँ पे नहीं दिखा, है ना। तो मेंडल का दिमाग खराब हो गया, मेंडल ने सोचा दोबारा करके देखता हूँ। तो जब उन्होंने बच्चों को आपस में क्रॉस करवा दिया, तो उन्होंने क्या देखा? 3 तो आए अपने पास टॉल, एक अपने पास आया ड्वार्फ। इसका मतलब F2 जनरेशन में तो दोनों ही कैरेक्टर शो करेंगे, और F1 जनरेशन में हमेशा एक ही पेरेंट का कैरेक्टर यहाँ पे शो होने वाला है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यहाँ पे चीजें पता लगाई, यहाँ पे समझाई कि F1 में हमेशा एक ही कैरेक्टर शो करेगा, और F2 में दोनों के दोनों कैरेक्टर अपने आप को शो करने वाले हैं। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, हम लोगों ने अभी देखा। उन्होंने टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट को क्या किया? क्रॉस करवाया। इससे क्या पता लगा कि किस तरीके से एक जीन इनहेरिट होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब जब हम पेरेंट को फर्स्ट टाइम हम क्रॉस करवाएंगे, तो जो जनरेशन आती है उसे कहते हैं फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन या फिर फिलियल जनरेशन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा कि सारे के सारे क्या थे? टॉल, कोई भी ड्वार्फ यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है,
F1 में हमें पेरेंट का कैरेक्टर दिखेगा, दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर नहीं दिखने वाला। ठीक है, फिर मेंडल ने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया F1 प्लांट को, जो बच्चे आए थे अब उनको ही वो आपस में क्या करवाएगा, क्रॉस करवा के देखेगा। तो मेंडल ने क्या देखा कि इसमें वो भी कैरेक्टर शो कर गया जो कि F1 में शो नहीं किया। ठीक है, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं कर रहा था ना, अब वो यहाँ पे शो कर गया। इसका मतलब एक प्लांट तो बना पहले ड्वार्फ वाले प्लांट की तरह, और बाकी 3 कैसे बने, टॉल। इससे भी बड़ी बात क्या थी कि कोई भी कैरेक्टर आपस में ब्लेंडिंग किसी ने शो नहीं की। ब्लेंडिंग का मतलब कैरेक्टर आपस में मिक्स नहीं हुए, या तो सारे टॉल थे या फिर सारे ड्वार्फ थे, कोई भी बीच की हाइट का यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने सिमिलर रिजल्ट फिर करके देखा। फिर उन्होंने क्या पता किया, भाई रियल में एक ही पेरेंट का कैरेक्टर दिखेगा F1 में, और F2 में दोनों के दोनों कैरेक्टर दिखने वाले हैं। ठीक है, किस रेशियो में देखिए, 3:1 में। इसके अलावा उन्होंने क्या देखा कि कोई भी कैरेक्टर आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करेगा, सारे के सारे यहाँ पे क्या दिखेंगे, एक तरीके से या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। ठीक है, इसका मतलब मेंडल ने क्या देखा कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं जो कि पास हो रही फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग बिना किसी चेंज के, जिसको हम क्या बोलते हैं आज के टाइम पे, जीन। बट उस टाइम इसे जीन नहीं कहते थे, पहले बोलते थे फैक्टर्स। ठीक है, तो जीन क्या है, एक इनहेरिटेंस की यूनिट है जो कि एक्सप्रेस करते हैं किसी भी ट्रेट को। ठीक है, अब जीन बेसिकली क्या हो गया, मान लो तुम्हारे पास हाइट है, अब हाइट को कोई बना रहा होगा तो वो भी तो कोई ना कोई जीन होगा ना, लेकिन हाइट तो तुम्हारे पास टॉल भी बन सकती है, ड्वार्फ भी बन सकती है, तो यानी कि जीन की ही डिफरेंट फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, अलील। ठीक है, तो जीन की ही डिफरेंट फॉर्म को हम बोलते हैं अलील्स। अब हम अल्फाबेटिकल सिंबल्स यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे, अब मानो अगर ये टॉल प्लांट है तो इसके लिए हम यूज करेंगे कैपिटल T। अब ये जो जीन होते हैं यानी जो अलील होते हैं वो हमेशा किस में होंगे, पेयर्स में, तो कैपिटल T, राइट। अगर मैं ड्वार्फ की बात करूँ तो उसको लिखेंगे स्मॉल t से, तो कैपिटल T इसका मतलब वो डोमिनेंट है, स्मॉल t इसका मतलब वो ड्वार्फ है। ठीक है, तो यानी कि एक कैपिटल T एक स्मॉल t, ये दोनों क्या हो गए, अलील्स हो गए एक ही जीन के। ठीक है, अब अपने पास ना एक होमोजाइगस कंडीशन होती है, एक हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब कैपिटल T, दोनों को दोनों क्या अलील है, सेम। स्मॉल t वो भी क्या है, दोनों को दोनों सेम। अगर मैं हेट्रोजाइगस की बात करूँ तो एक कैपिटल T एक स्मॉल t, ये कौन सा कैरेक्टर होगा, हेट्रोजाइगस यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब क्या है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब बाहर से कोई इंसान कैसा दिख रहा है। अब ये प्लांट की बात करें तो ये टॉल है, एक क्या है, ड्वार्फ, तो ये क्या हो गया, फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा, अंदर इसका क्या जीनोटाइप है, क्या इसका जेनेटिक कंपोजिशन है, वही क्या होगा, जीनोटाइप। अभी मैंने तो बताया आपके पास जेनेटिक कंपोजिशन टी, फिर क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t, यही क्या था, इसका जीनोटाइप था। ठीक है, इससे हम पता लगा लेते हैं। तो फिनोटाइप क्या बताएगा, कौन कितना टॉल है, कौन कितना ड्वार्फ, और जीनोटाइप क्या बताता है हमें, क्या टी है, क्या स्मॉल t है, क्या टी ये वगैरह हो गया। ठीक है, इसका मतलब अपने पास डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर होगा, ये आप लोग समझ लो। तो डोमिनेंट क्या होगा, जो अपने आप को हर जनरेशन में शो करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो अपने पास क्या हो गया, कैपिटल T, ये क्या था, डोमिनेंट। ठीक है, और रिसेसिव क्या था, स्मॉल t। अब इससे भी बड़ी बात क्या, अगर कैपिटल T के साथ अगर स्मॉल t जुड़ गया तो भी ये डोमिनेंट ही होगा, क्योंकि बड़े एक तरीके से डोमिनेंट वाले ने छोटे वाले को सप्रेस कर दिया। तो डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी शो कर देगा, होमोजाइगस में भी करेगा और हेट्रोजाइगस में भी करेगा, और जबकि रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ NCERT बोलती है कि हमने टॉल के लिए तो T यूज़ किया, ड्वार्फ के लिए D यूज़ क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया ताकि हम लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो, हम पता लगा पाए कि जीन का जो अलील है वो सेम ही है। ठीक है, बस एक को कैपिटल रख दिया, एक को स्मॉल रख दिया है। अब अपने पास अभी मैंने आपको बताया अलील्स या तो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी होंगे। सेम अगर हुए तो होमोजाइगस कंडीशन होगी टी, अगर डिसिमिलर होंगे तो क्या होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल T। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। ठीक है, अब आगे सुनो, इससे अपने पास यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आई कि कभी भी रिसेसिव वाला या फिर डोमिनेंट वाला कभी भी यहाँ पे ब्लेंडिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ तो हम लोग पढ़ के आए हैं, हमेशा सेग्रीगेशन होती है एट द टाइम ऑफ मियोसिस, यानी कि एक जैसे यहाँ पे कैपिटल T है तो ये वाला कैपिटल T अलग होगा, ये वाला कैपिटल T अलग होगा। अगर स्मॉल t है तो ये कैपिटल T और स्मॉल t यहाँ पे सेग्रीगेशन होगी मियोसिस के टाइम पे। ठीक है, आगे अपने पास क्या आता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में मैंने आपको बता दिया था
कि अलील्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में अलील्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, आगे आता है पनेट स्क्वायर। अब पनेट स्क्वायर क्या होता है, इससे ना हमें पता चल सकता है कि जो आगे आने वाले जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, उनका जीनोटाइप कैसे होगा। अब पनेट स्क्वायर को किसने दिया था सबसे पहले, तो थे सी पनेट, तो इसी के नाम पे यहाँ पे रख दिया पनेट स्क्वायर। तो सुनो, ये जो कंडीशन थी अब यहाँ पे आप लोग समझोगे। तो अपने पास क्या था, एक था टॉल। अब टॉल के लिए हमने क्या यूज़ किया, जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी। एक था ड्वार्फ, ड्वार्फ के लिए क्या यूज़ किया, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनके हमने क्या बनवाया, गैमेट्स, क्योंकि मियोसिस हुई यहाँ पे तो डिफरेंट हो गए, यहाँ पे एक तरीके से सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए यहाँ पे गैमेट्स। तो एक यहाँ पे कैपिटल टी अलग हो गया, यहाँ पे दूसरा वाला अलग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हुआ। अब हमने क्या किया, हमने बनवा दिए गैमेट्स। अब हम क्या करवा देंगे, इनका जीनोटाइप बनवा के देखेंगे। तो पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पे रखो एक पेरेंट का कैपिटल टी, यहाँ पे रखो दूसरे पेरेंट का। तो यहाँ से आएगा कैपिटल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी। यानी कि सारे के सारे अपने पास कैसे आए, कंडीशन हेट्रोजाइगस, लेकिन सारे सारे क्या थे, टॉल, वही जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। ठीक है, अब फिर मेंडल क्या करते हैं, इसी F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवा के देखते हैं। तो अपने पास 3 तो आते हैं लंबे, है ना, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, और एक कैसा आता है, शॉर्ट। तो 3:1 तो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो, कि बाहर से में कोई चीज कैसी दिख रही है। एक आता है जीनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, ये जो कैपिटल टी है, ये अपने पास एक अलग जीनोटाइप है, होमोजाइगस वाला, ये दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस। तो ये 1:2 और एक ये क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर 1। तो अपने पास ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे होता है। इसका मतलब अब देखो, ये जो गैमेट थे टी स्मॉल टी, अब इसके पास 50% चांस थे आगे जाने के, इसमें 50% चांस थे, सेम इसमें 50% चांस थे, सेम इसमें 50% चांस थे आगे जाने के। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ये लोग आगे गैमेट का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब आपने पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो एक तो बना था टी वाला, 2 बने थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बना था स्मॉल टी। ठीक है, और फिनोटिपिक की बात करें तो 3 तो क्या थे, टॉल, एक क्या था, ड्वार्फ। अब इसी को बाइनोमियल एक्सपेंशन करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये अपने पास क्या निकलेगा, 1/2t + 1/2t का स्क्वायर। यहाँ पे इसको खोल दो, a² + b² + 2ab वाला यहाँ पे कर देना। ठीक है, अब सुनो, अब आपने किसी भी चीज़ को बाहर से देख के तो बता दे कि भाई वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। अगर मैं बोलूँ कि जेनेटिक कंपोजिशन बताओ, तो वो आप लोग कैसे बताओगे, तो ये हमें बताते हैं टेस्ट क्रॉस के थ्रू। हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, जैसे कि आपके पास क्या हो गया, एक रिसेसिव, मान लो रिसेसिव पेरेंट है। अब रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा दो उसको जो कि डोमिनेंट बच्चा बन के आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस करवा देंगे डोमिनेंट पेरेंट के साथ में। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा उसका जीनोटाइप क्या रहा है, कैपिटल टी है, किस तरीके का डोमिनेंट उसका रहा है। तो सुनो, अपने पास ना यहाँ पे होता है, देखो, अब फिनोटाइप जो आया है, हो सकता है वो होमोजाइगस हो सकता है वो हेट्रोजाइगस हो। तो मैं क्या करूँगी, रिसेसिव पेरेंट उठाया दोनों केस में। अब पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट ले लिया, ये यहाँ पे होमोजाइगस ही डोमिनेंट ले लिया। तो अगर बेटा मेरे पास सारे के सारे 100% एक तरीके से डोमिनेंट, इसका मतलब जो बच्चे का जो जीनोटाइप है वो क्या है, होमोजाइगस। अगर बेटा आधे तो आए, 50% आए टॉल, मेरा मतलब 50% आए डोमिनेंट, 50% आए रिसेसिव, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस। तो इसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, यानी कौन सा मतलब जीनोटाइप उसके पास, बच्चे के पास है, कौन सा डोमिनेंस। अब इसमें क्या होता है ना, देखो नाम से समझ में आ रहा है, कंप्लीट होने की कोशिश की बट डोमिनेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, अपने पास इन्होंने एक स्नैपड्रैगन का यहाँ पे ले लिया इन्होंने फ्लावर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक तो रेड कलर का एक फूल था, एक तो व्हाइट कलर का। अब तुम्हें खुद पता है रेड और व्हाइट को जब मिक्स करते कौन सा कलर बन के आता है, पिंक। तो जब हमने इनको क्रॉस करवाया पेरेंट को, तो जो F1 जनरेशन है वो सारे के सारे कैसा है, पिंक। फिर उन्होंने क्या कहा, F2 में अब इन बच्चों को आपस में क्रॉस करवा के देखा RR को, तो देखो क्या दिखा इन्हें कि एक तो बना रेड, 2 बने पिंक, और एक क्या बना, वाइट। इसका मतलब अपने पास F2 जनरेशन में जो मम्मी का जो कैरेक्टर था, जो वाइट वाला जो फ्लावर था, उसका कैरेक्टर यहाँ पे शो कर गया। तो ये एक तरीके से क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो 1:2:1, यानी कि फिनोटिपिक रेशियो भी सेम वही है, क्योंकि एक तो रेड है, 2 क्या है पिंक, एक क्या है वाइट, और जीनोटिपिक रेशियो भी सेम है 1:2:1। तो देखो अगर हम जीनोटाइप की बात करें, रेड के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल R, वाइट के लिए स्मॉल r। गैमेट बनवा दो, इसमें से ये उठ के आएगा, इसमें से ये उठ के आएगा। अब इससे क्या बनेंगे, सारे के सारे पिंक बनेंगे, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जब इनको आपस में क्रॉस करवा के देखा, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक तो बना रेड, 2 बने पिंक, एक बना वाइट। तो ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि डोमिनेंस का मतलब है क्या, क्यों कुछ जीन डोमिनेंट है, कुछ रिसेसिव, ऐसा क्यों है। तो सुनो, जितने भी हमारे पास जीन है ना, वो जीन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करते हैं किसी ना किसी ट्रेट को, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, 2 एलील हैं, वो जरूरी नहीं कि हमेशा आइडेंटिकल हो, जैसे कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। होमोजाइगस में तो हमेशा सेम होगा, बट हेटेरोजाइगस में डिफरेंट हो सकते हैं। तो कभी कभी अपने पास क्या होता है ना, कुछ एलील्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो आगे आने वाली वो भी क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। तो सुनो, अपने पास ना 3 कंडीशन हो सकती है। अगर कोई जीन किसी के अंदर जाकर चेंजेस आए हैं, हो सकता है उसके पास नॉर्मल एंजाइम हो। देखो, मानो ये जीन है, इसको बनाना है आई कलर, ठीक है। अब इसको एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आई कलर बनाएगा, ठीक है। अब सुनो, हो सकता है उसके पास नॉर्मल एंजाइम हो सकता है उसके पास एंजाइम तो है लेकिन कोई काम नहीं करता, और हो सकता है कोई काम ही नहीं करता। अगर मेरे पास नॉर्मल एंजाइम हुआ, इसका मतलब वो क्या करेगा, सेम वही काम करेगा, भले ही वो मॉडिफाई हो गया एलील, लेकिन अगर वो नॉर्मल एंजाइम है उसके पास, तो वो वही नाक की शेप देगा ना जैसा हम चाहते हैं। बट अगर वो नॉन फंक्शन एंजाइम, इसका मतलब काम तो नहीं करेगा, इसका मतलब जो मैं फिनोटाइप चाह रही थी ना कि ऐसी नाक बने, अब तो वो बिल्कुल नहीं बनने वाली। यानी कि अपने पास यहाँ पे क्या होगा, जीनोटाइप साथ फिनोटाइप दोनों को दोनों क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। अगर कोई एंजाइम बना ही नहीं तो नॉर्मल सी बात है, जब एंजाइम ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा। तो ये अपने पास यहाँ पे कंडीशन होती है, ठीक है। अगर मॉडिफाइड एलील अनमॉडिफाइड एलील की तरह ही यहाँ पे इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो अपने पास कोई चेंज दिखाएगा ही नहीं, वो सेम का सेम फिनोटाइप देगा अगर वो जैसे वो अनमॉडिफाइड एलील था। दूसरा केस क्या है, अगर नॉन फंक्शन एंजाइम होता है तो फिनोटाइप काफ़ी अफेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे। और अगर कोई एंजाइम ही नहीं बना तो भी हमारे पास जीनोटाइप हो या फिनोटाइप, दोनों क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। अब आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, सबका साथ सबका विकास, यानी कि अपने पास यहाँ पे पेरेंट के कैरेक्टर दोनों के दोनों कैरेक्टर यहाँ पे शो करेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ने वाले। जैसे कि हमारे पास ब्लड ग्रुप का सिस्टम होता है हमारे अंदर, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ABO ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है जीन आई, ठीक है। अब अपने पास ना अलग अलग तरीके की शुगर्स बनती है हमारे पास जीन पे। तो जीन आई के पास 3 एलील्स होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। अब जो IA और IB है, अब मानो तुम्हारे पास ना एक तुम्हारे पास RBC, अगर RBC के ऊपर A प्रेजेंट है तो बोलोगे A ब्लड ग्रुप, अगर RBC के ऊपर B प्रेजेंट तो बोलोगे B, और अगर दोनों प्रेजेंट तो बोलोगे AB, और अगर कुछ भी प्रेजेंट तो बोलोगे O। यानी कि अपने पास कुछ ना कुछ शुगर प्रेजेंट होती है। अगर IA है तो बोलोगे A, B है तो बोलोगे B, और अगर कुछ भी नहीं तो क्या बोलोगे O। तो IA और IB क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और दोनों को दोनों साथ में अपने आप को कोडोमिनेंट अपने आप को दिखाते हैं और आराम से शो करते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास O वाला क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, और AB क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो जब हमारे पास IA और IB दोनों साथ में मिलके अपने आप को शो कर रहे हैं अपने दोनों इफेक्ट को, उसको बोलते हैं को डोमिनेंस। तो यहाँ पे देखो अलील, यहाँ पे एक पेरेंट 1 का, यहाँ पे पेरेंट 2 का। तो अगर पेरेंट 1 से IA आया, यहाँ से पेरेंट इससे क्या है IA, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा A। अगर यहाँ से A आया, यहाँ से AB आया तो क्या बनेगा AB। यहाँ से A आया, यहाँ से कुछ भी नहीं आया, I मतलब 0, तो भी क्या बनेगा A, क्योंकि I वाला क्या है, एक तरीके से रिसेसिव कैरेक्टर। स्मॉल आई क्या है, रिसेसिव। अगर IB यहाँ से A यहाँ से तो भी क्या बनेगा, AB ब्लड ग्रुप बनेगा। यहाँ से भी क्या बनेगा, B ब्लड ग्रुप। यहाँ से भी, यहाँ से कुछ नहीं आया यानी 0, तो क्या बनेगा B। या अगर यहाँ से भी कुछ नहीं आया, यहाँ से भी कुछ नहीं आया तो क्या बनेगा, O ब्लड ग्रुप बनेगा। अब मल्टीपल अलील का भी एग्जांपल क्या है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को काफ़ी सारे अलील्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो वो भी एग्जांपल किसका हो गया, मल्टीपल अलील का। वैसे हम लोग जो क्या जानते हैं कि भाई मान लो कोई भी इंसान है, उसके अंदर 1-2 ही अलील होंगे ना, IA हो सकता है, दूसरा IA हो सकता है, 2 अलील होंगे। अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो हमें मल्टीपल अलील्स शो कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल आता है अपने पास इस स्टार सिंथेसिस का। अब सुनो, यहाँ पे एक ही जीन काफ़ी सारे इफेक्ट शो करेगा। अब ये कैसे करेगा, मानो आपके पास ना 2 अलील्स होते हैं, आपके स्टार्स की जो फॉर्म बनेगी स्टार सिंथेसिस जो पी सीड्स में, उसको 2 अलील्स डिपेंड करेंगे। देखो B है, कैपिटल B, एक स्मॉल b। अगर कैपिटल B बना तो होमोजाइगस कंडीशन आ गई, डोमिनेंट हो गया। तो जो P बनेगा, P का जो साइज बनेगा वो काफ़ी मोटा मोटा बनेगा, और इसके अंदर स्टार्स भी काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर रिसेसिव कंडीशन है तो क्या होगा, अपने पास P का साइज जो बनेगा ना वो काफ़ी कम बनेगा, और उसके अंदर स्टार्स भी काफ़ी कम होगा। और अगर कैपिटल B स्मॉल b, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन आई तो इंटरमीडिएट साइज का अपने पास यहाँ पे अलील P का साइज बनेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे शो कर रखी है। तो देखो, अगर अपने पास BB बना तो लार्ज स्टार्च ग्रेन बनेंगे, ठीक है। और अगर स्मॉल BB बना तो कम एफिशिएंसी होगी, है ना,
कम ही तुम्हारे पास क्या निकलेगा, स्टार्च ग्रेन निकलेगा। ठीक है, अगर अपने पास क्या बने, कैपिटल बी स्मॉल बी बना, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट साइज बन के आएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा है, अलील्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर रहे हैं। कोशिश तो की बट रियल में डोमिनेट नहीं कर पाए। तो नीचे एनसीईआरटी लाइन दी थी कि जो डोमिनेंस है वो कोई ऑटोनॉमिक फीचर नहीं है, यहाँ पे जीन या जीन का जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा। अगर जीन प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा बना तो फिनोटाइप उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर जीन प्रोडक्ट कम बना तो उसके अकॉर्डिंग उसका फिनोटाइप होगा। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। अभी हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब यहाँ पे देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, यानी कि मेंडल यहाँ पे दो कैरेक्टर को साथ में लेके स्टडी करेगा कि जो दो कैरेक्टर हैं वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेगा, पॉड का कलर लेता है। अब कलर क्या था, येलो वाला डोमिनेंट था, ग्रीन कलर क्या था, रिसेसिव। दूसरा क्या लेगा, शेप। अब राउंड शेप क्या थी, डोमिनेंट, और डिंगल शेप क्या थी, रिसेसिव थी। तो यहाँ पे इसने कितने कैरेक्टर लिए, पॉड कलर प्लस पॉड शेप। ठीक है, तो येलो कलर डोमिनेट कर रहा था ग्रीन कलर पे, राउंड शेप डोमिनेट कर रही थी रिंकल पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट मिलेंगे जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मिले थे। तो सुनो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे हम क्या बनवाएंगे, जीनोटाइप बनवाएंगे, गैमेट्स बनवाएंगे। तो वाई हम यूज़ करेंगे येलो कलर के लिए और स्मॉल वाई यूज़ करेंगे रिसेसिव ग्रीन कलर के लिए। कैपिटल आर होगा राउंड शेप ग्रीन कलर के लिए, स्मॉल आर होगा रिंकल्ड शीट शेप के लिए। ठीक है, तो जो जीनोटाइप बनेगा ना बच्चों का, वो देखना आप कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे राउंड येलो एक पेरेंट हो गया, रिंकल्ड ग्रीन एक पेरेंट हो गया। अब इसके यहाँ से एक उठ के आ गया आर, यहाँ से एक उठ के आ गया वाई, आर वाई। ठीक है, गैमेट्स बन गए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक स्मॉल आर आ गया, यहाँ से एक स्मॉल वाई आ गया, क्या गैमेट्स बन गए। अब इनके बीच में क्या करवा दी, क्रॉसिंग, यहाँ से आर, यहाँ से स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, ये बन गया यहाँ पे F1 जनरेशन। अब हमने देखा सारे के सारे जो F1 जनरेशन आई वो सारी की सारी कैसे आई, राउंड येलो। मैंने क्या कहा था, हमेशा F1 जनरेशन में एक ही पेरेंट का कैरेक्टर यहाँ पे शो करेगा। तो देखो एक ही पेरेंट में सारे के सारे बच्चे गए। अब हम क्या करवाएंगे, हम बनवाएंगे इनके गैमेट। तो सुनो, F2 जनरेशन करवाने के लिए हमें पहले गैमेट्स बनवाने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे वाई वाई रखना, यहाँ पे आर रखना, ये वाला वाई यहाँ पे, ये वाला आर यहाँ पे। तो ये जो बनेंगे गैमेट, देखो यहाँ से आर, यहाँ से वाई, यहाँ से आर, यहाँ से वाई, यहाँ से आर, यहाँ से वाई, यहाँ से आर, यहाँ से वाई। तो ये चार तरीके के गैमेट्स बनेंगे, इनको चारों को यहाँ रखोगे। ठीक है, फिर यहाँ से एक बार ये आर, यहाँ से एक बार ये आर, फिर यहाँ से वाई, फिर यहाँ से वाई, फिर यहाँ से वाई, फिर यहाँ से वाई। तो इस तरीके से अपने पास क्या बने, 9 तो बनेंगे अपने पास। देखो 1 2 3 4 ये बने तुम्हारे पास 9, तो 9 तो बनेंगे आपके पास राउंड येलो। ठीक है, और तुम्हारे पास ये 1 2 3, तो ये कितने बनेंगे, 3 तो बनेंगे आपके पास रिंकल्ड येलो। 3 क्या है आपके पास, राउंड ग्रीन। ठीक है, एक क्या है आपके पास, रिसेसिव ग्रीन एक तरीके से। तो राउंड येलो कितने हुए, 9, राउंड ग्रीन कितने हुए, 3, रिंकल्ड येलो कितने हुए, 3, रिंकल्ड ग्रीन कितने हुए, 3। एग्जैक्ट ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही डबल है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये था ना 3:1, तो देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जस्ट डबल होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ यहाँ पे देखी, तो ये होता है अपने पास डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब इसी पे डिपेंड करके अपने पास एक लॉ आता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें अपने पास क्या रेशियो निकल गया है, 9:3:3:1। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के उस पर बेस करके अपने पास एक लॉ बना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कि जब भी अपने पास ट्रेड्स के 2 पेयर होंगे ना, तो उनमें से कोई भी किसी के साथ आगे जाके पेयर बना सकता है, किसी को भी रोका नहीं जाएगा। यानी कि सेग्रीगेशन जो होगी ना कैरेक्टर्स की, वो इंडिपेंडेंट होगी दूसरे कैरेक्टर के। देखो आप खुद सोच रहे हो ना, आर के साथ कोई भी छोटा वाई जुड़ गया, वाई के साथ कोई भी छोटा आर जुड़ गया, यहाँ पे कोई किसी को मना तो नहीं कर रहा ना। तो यानी कि 50% चांस है सबके पास आगे जाने के। अगर मैं इसकी बात करूँ आर आर वाई की, इसके पास भी 50% चांस है, इसके पास भी 50% चांस है, वाई के पास भी 50% चांस है, स्मॉल वाई के पास भी 50% चांस है। इसी तरीके जो गैमेट बने, इसके पास भी 25% चांस है, इसके पास भी 25, इसके पास भी 25, इसके पास भी 25% ही चांस है। तो ये अपने पास होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस मेंडल का वर्क जोड़ा है और क्रोमोसोम पे जो वर्क हुआ उसकी थ्योरी को आपस में लिंक किया है। तो सुनो, मेंडल ने जब अपना काम डाला था ना, पब्लिश किया था, तो उसकी काम को किसी ने भी रिस्पेक्ट नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन ईजी नहीं था। दूसरा, जो उसने जो जीन का कॉन्सेप्ट दिया था वो लोगों को क्लियर नहीं था। ठीक है, मेंडल ने तीसरा क्या किया था, मैथ्स यूज़ कर ली थी, जो कि पॉसिबल नहीं। बायो वालों को दुख हो गया कि भाई मैथ्स कैसे यूज़ कर ली बायो में। तो यहाँ पे एक तरीके से वो प्रूफ नहीं दे पाए कि किस किस तरीके से जो कैरेक्टर है या फिर जो जीन है, जीन के थ्रू वो चीज़ें आगे पास आउट हो रही है। तो अपने पास क्या हुआ, मेंडल का जो काम था 1865 तक उसको किसी ने भी, उसने पब्लिश तो कर दिया, लेकिन 1900 तक अनरिकग्नाइज रहा, किसी ने भी उसके काम को तवज्जो नहीं दी। फिर उसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डिवरी, स्कोरन, टशनमार्क, 3 साइंटिस्ट आए। ठीक है, इन्होंने मेंडल के वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर किया। कैसे किया, सुनो।
उस टाइम पे माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हो चुकी थी, एडवांसमेंट काफ़ी हो चुकी थी। तो उस टाइम पे काम चला था, साइंटिस्ट काम कर रहे थे सेल डिवीजन की, सेल कैसे कैसे डिवाइड करती है। तो उन्होंने क्या देखा, न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो न्यूक्लियस, अब डीएनए है तुम्हारे पास, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए, डीएनए पे क्या होगा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे क्या बैठा था, जीन। तो देखो अब अपने पास न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, क्रोमोसोम भी डिवाइड करेंगे। तो उन्होंने क्या देखा, जिस तरीके से क्रोमोसोम मूवमेंट कर रहा है ना मियोसिस के टाइम पे, उसी तरीके से अपने पास जीन भी करते हैं। सेम नॉर्मल सी बात, देखो क्रोमोसोम ये है, इसी के ऊपर बैठा जीन, अगर क्रोमोसोम मूव करेगा तो जीन भी तो मूव करेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे मूवमेंट दोनों की क्या दिखी, सिमिलर दिखी। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि भाई क्यों ना हम दोनों के काम को जोड़ दें। तो अपने पास क्या हुआ ना, देखो यहाँ पे देखो ये और ऑरेंज ऑरेंज देखो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, है ना, अलग अलग हो गए। यहाँ पे येलो ये क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। अब ये देखो यहाँ पे सारे के सारे क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। तो ये एक तरीके से क्या दिखा है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा है क्रोमोसोम का, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अपने पास ना साइंटिस्ट बोलते हैं भाई, मेंडल भी तो यही चीज़ कहता था कि जीन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, और क्रोमोसोम भी क्या कर गए, सेपरेट कर गए, यानी कि दोनों की मूवमेंट क्या है, सिमिलर है। तो उन्होंने क्या किया, क्यों ना हम दोनों की चीज़ों को लिंक करके एक थ्योरी देते हैं जिसको नाम दिया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो याद रखोगे, सटन और बोवरी ने ही आपस में क्या किया था, आर्ग्यू किया था कि जो पेयरिंग है या फिर जो सेपरेशन हो रहा है ना, वो सेम ऐसे ही हो रहा है क्रोमोसोम के अंदर, और सेम जीन के अंदर भी सेम ही हो रहा है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसको नाम दिया। इसके बाद अपने पास एक साइंटिस्ट आते हैं, थॉमस हंट मॉर्गन, जो कि रियल में प्रूफ करके देते हैं, क्योंकि हम लोग बिना प्रूफ के कोई चीज़ तो मानेंगे नहीं। थॉमस हंट मॉर्गन हमें प्रूफ करके देंगे कि रियल में ऐसे ही अपने पास वेरिएशन एक तरीके से जो क्रोमोसोम थ्योरी बोली थी इसी तरीके से आगे वर्क करती है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, फ्रूट फ्लाई ली, ड्रैगन फ्रूट फ्लाई, जो कि जिसका नाम है साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। उसको उन्होंने मीडियम में ग्रो किया, लेबोरेटरी में आराम से ग्रो कर सकते हैं। क्यों लिया, इसके फीचर्स याद रखना। पहली बात तो ये बहुत जल्दी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते 2 हफ्तों में। अगर हम किसी इंसान को लेंगे तो वो 60-70 सालों में जाके मरेगा, तो हम कहाँ से रिजल्ट देख पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या चूज़ की, मक्खी चूज़ की। दूसरा, अगर एक बार ही इनके बीच में मेटिंग करवाई जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोजेनी देंगे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे देंगे। तीसरा, आराम से दिख सकता है कौन मेल है कौन फीमेल है। फीमेल का साइज क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा, और जो मेल होगा वो काफ़ी स्मॉल होगा। तो ये रीज़न थे अपने पास। इसके बाद आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो सुनो, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है। अब ना अपने पास मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने पास मक्खियों पे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो ड्रोसोफिला के जो जीन्स हैं उनके बारे में उन्होंने स्टडी की, जो कि थे सेक्स लिंक, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा, F1 जनरेशन में जैसा कैरेक्टर वहाँ पे डायहाइब्रिड में दिखा था, सेम का सेम वही रिजल्ट आया। लेकिन F2 रेशियो जो आई ना, वो 9:3:3:1 करके नहीं आई, जबकि आनी चाहिए थी सेम, बट यहाँ पे सेम नहीं आई। तो उन्होंने क्या लिया, मॉर्गन ने एक येलो बॉडी और वाइट आई वाली फीमेल ली। अब नॉर्मल सी बात है, लड़कियाँ कैसी होंगी, वाइट वाइट होती हैं, तो याद रखो कि येलो बॉडी वाइट आई फीमेल, ठीक है। अब लड़कों का यानी मेल वाला कौन सा लिया, ब्राउन बॉडी काले काले, ठीक है, और रेड आई मेल, बिल्कुल गुस्से वाली आंखें ली, ठीक है। अब दो मॉर्गन अपने पास स्टडी करेगा, जो क्योंकि हम सब जानते हैं जो जीन्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। तो अपने पास एक होता है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, एक होता है नॉन पेरेंटल। देखो मानो ये आपके पास जीन है, आप 2 दोस्तों को इमेजिन करो, 2 दोस्त ना काफ़ी पास में रहते हैं, ठीक है। अब क्या इनके बीच में कोई तीसरे की गुंजाइश है, बिल्कुल नहीं। तो ये एक तरीके से क्या हो गए, पेरेंटल, यानी कि पेरेंट के जीन आपस में ही एक दूसरे के साथ बैठे हैं, वो किसी और को स्पेस ही नहीं देंगे, है ना। तो ये जब साथ ही बैठे तो ये सेम का सेम बच्चे में उतर के आ जाएंगे, क्लियर। दूसरा, अब अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास एक ये दूर बैठा है, एक ये दूर बैठा है, आराम से कोई भी तीसरा एडजस्ट हो सकता है ना। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, रिकॉम्बिनेशन की कंडीशन होगी। तो जब चीज़ें बिल्कुल पास में बैठी हैं, लिंक करके बैठी हैं, तो वो कंडीशन होगी लिंकेज, क्योंकि टाइटली लिंक्ड है, आपस में बैठे हुए हैं। अगर ये टाइटली लिंक्ड है तो ये किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे, यानी जो जाके जो बच्चे बनने वाले वो कैसे बनेंगे, पेरेंट की ही तरह दिखेंगे, है ना। हो सकता है एक ही पेरेंट पे सारे चले जाएं, और अगर दूर दूर बैठे हैं तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो सकता है ना, कोई भी बीच में आके कंबाइन कर सकता है, तो वो कंडीशन क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो याद रखोगे पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन पेरेंटल, क्योंकि पेरेंट के जीन आपस में काफ़ी क्लोजली लिंक होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन जब नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, यानी देखो पेरेंट के दूर बैठे, इसका भी, तो एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो ये एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया भी होगा, अभी दिखाऊंगी आगे, देखो
1.3% रिकॉम्बिनेंट जो बने, क्योंकि ये काफ़ी पास बैठे, देखो वाई और डब्ल्यू, यहाँ पे देखो ये काफ़ी दूर बैठे, तो 37.2% तब दिखा जब काफ़ी दूर दूर बैठे जीन, और 1.3% कब दिखा जब काफ़ी पास बैठे जीन। ठीक है, इसके अलावा अपने पास एक साइंटिस्ट जो थे ना मॉर्गन, उन्हीं का एक स्टूडेंट था एल्फ्रेड, उनको भी एक तरीके से उन्होंने क्या किया, आराम से वो बता सकते थे कि क्रोमोसोम पे कितने जीन बैठे हैं, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। इसको कहते हैं जीन मैपिंग। अब हम इसको आगे यूज़ करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे आज के टाइम पे काफ़ी चीज़ें ये सब यूज़ की जा रही हैं। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, अब सुन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें आप इसका एग्जाम्पल सबसे पहले सुनो। अपने पास जैसे ह्यूमंस है, अब ह्यूमन ज़रूरत तो नहीं सारे के सारे क्या हो, टॉल हो, या फिर सारे क्या हो, शॉर्ट हो। अपने पास क्या है, अलग अलग हाइट है, राइट। अपने पास कोई टॉल है, कोई 5 फुट का है, कोई 6 फुट का है, कोई बीच की हाइट का, कोई कैसा है। तो यानी कि जब अपने पास ट्रेट्स कंट्रोल हो रहे हैं बहुत सारे जीन्स के थ्रू, से कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक ट्रेट। अब ज़रूरी नहीं है तुम्हारी जो हाइट है वो जेनेटिक्स ही हो, बिल्कुल जेनेटिक ही कंट्रोल कराओ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एनवायरनमेंट भी ठीक ना हो सकता है आपको ढंग से खाना पानी ना दिया होगा, तो ही आपकी हाइट कम रहेगी हो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, ह्यूमन की हाइट। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन स्किन कलर, अब कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बीच की, कोई श्यामला है, कोई बिल्कुल वाइट है, कोई बिल्कुल अलग अलग कलर का है। तो सुनो, अपने पास 3 जीन कंट्रोल करते हैं कलर को। अगर हो गया डोमिनेंट AA, BB, CC, तो बिल्कुल होगा बच्चा ब्लैक, और अगर हो गया बिल्कुल AA, BB, CC, तो बिल्कुल बच्चा होगा वाइट। अगर अपने पास हो गया हेट्रोजाइगस AA, BB, CC, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, बच्चा होगा पीच के कलर का, यानी कि बीटिश कलर। अगर किसी के पास AA, B, B, C, तो यानी कि जितना ज़्यादा तुम ऐड करते जाओगे डोमिनेंट कैरेक्टर को, बच्चा उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, ब्लैक होता जाएगा। तो यानी कि ह्यूमन स्किन कलर क्या है, एक एडिटिव इफेक्ट है। तो सुनो, अपने पास अगर A, B, C कंट्रोल करते हैं जीन्स को, अगर डोमिनेंट है तो बच्चा क्या होगा, डार्क कलर का होगा। अगर लाइट है रिसेसिव फॉर्म में, तो बच्चे का कलर क्या होगा, स्किन कलर का होगा, लाइट। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये अगर तीनों डार्केस्ट फॉर्म शो करेंगे, अगर रिसेसिव है तो वो लाइट कलर शो करेंगे, और अगर बीच का है तो वो इंटरमीडिएट स्किन कलर को शो करेंगे। नेक्स्ट आता है प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी में क्या होता है ना, एक जीन के चक्कर में आपका फिनोटाइप चेंज हो जाए, उसी को कहते हैं प्लियोट्रॉपी। तो P से प्लियोट्रॉपी, P से फिनोटाइप। अब ये जो प्लियोट्रॉपी है वो अपना एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे में दिक्कत आ गई तो आपको होती है प्लियोट्रॉपी। सुनो कैसे होगी, एक बीमारी होती है अपने पास जिस बीमारी का नाम है फेनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है, अब ये बीमारी हम आगे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब ये बीमारी हुई क्यों, क्योंकि म्यूटेशन हो गई, DNA में कुछ ना कुछ चेंज आ गया। ठीक है, तो अपने पास एक एंजाइम हुआ करता था फेनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जब ये एंजाइम बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता तो जाके अपने आप को बीमारी होगी, जिसे कहते हैं फेनाइलकीटोन्यूरिया। अगर किसी को बीमारी हो गई तो वो क्या होगा, बच्चा बिल्कुल दिमाग से पैदल होगा, मेंटल रिटार्डेशन, बाल नहीं होंगे सिर पे, स्किन पिगमेंटेशन, काली काली स्किन, कहीं गई ना धब्बे धब्बे पड़े रहेंगे। नेक्स्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ना जैसे ही अपने पास धीरे धीरे चीज़ें आने लगी तो ना साइंटिस्ट के बीच में एक पजल बन गया कि किस तरीके से जो बच्चों के अंदर जो जेंडर है ना किसी भी स्पीशीज़ के अंदर वो डिटरमाइन हो रहा है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए हैंकिंग 1891 में, तो उन्होंने सबसे पहले इंसेक्ट्स के ऊपर बताया कि किस तरीके से इस वहाँ पे सेक्स डिटरमाइन होगा। तो उन्होंने क्या देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस वो देख रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो 50% है उनके पास, तो 50% के पास तो एक बॉडी है जिसको बोला गया X, और 50% है जिसके पास कुछ भी नहीं है। और जितनी भी जो यहाँ पे बोला गया, तो 50% जिसके पास X था उसको बोला X बॉडी। आज उस X बॉडी को हम बोलते हैं X क्रोमोसोम। ठीक है, तो अपने पास देखो इंसेक्ट्स के केस के अंदर क्या होता है ना, इंसेक्ट्स यानी ग्रास हॉपर। तो सुनो, XO कौन है, मेल, 50% पे तो X था, 50% पे X नहीं था। फीमेल कौन है, XX, यानी कि यहाँ पे मेल ही डिटरमाइन करेगा, क्योंकि फीमेल के पास तो सारे क्या है, होमोगैमिट, सेम के सेम ही गैमिट है। मेल पे क्या है, हेट्रोगैमिट। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी हुई, इंसेक्ट्स के अंदर। दूसरी कंडीशन आती है अपने पास मेल और हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर। तो देखो, अब मेल अपने पास क्या होता है XY, और फीमेल क्या होती है XS, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिमिलर गैमिट्स हैं। अब यहाँ पे मेल डिटरमाइन करेगा, यहाँ से X आया, यहाँ से X है, तो क्या बनेगी, मेल, फीमेल बनेगी। यहाँ से X, यहाँ से क्या है Y, तो क्या बनेगा मेल। यहाँ से X, यहाँ से क्या है X, क्या बनेगी फीमेल। यहाँ से X, यहाँ से Y, क्या आया, मेल बना। इसका मतलब अपने पास चाहे XO टाइप हो या फिर XY टाइप हो, इंसेक्ट्स की केस भी बात कर लो या फिर मेल की बात कर लो, दोनों में कौन डिटरमाइन करेगा जेंडर को, मेल। तो यानी कि ये क्या हो गई, मेल हेट्रोगैमिटी यहाँ पे दिखा दी।
ठीक है। अगर मैं फीमेल उसकी बात करूँ विंग्स की, एक तरीके से बर्ड्स की, तो बर्ड्स में कैसे याद रखो कि ZW, अब W का मतलब विंग्स, अब विंग्स किसके अंदर होते हैं, पंख किसके अंदर होते हैं, बर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे फीमेल का अलग केस है, यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमिट होती है, फीमेल के डिफरेंट डिफरेंट गैमिट्स होते हैं, मेल के जबकि सेम ही गैमिट होंगे। तो अगर Z के साथ Z मिल गया तो बनेगा मेल, Z के साथ Z मिला तो क्या बनेगा, मेल। अगर Z के साथ W बना तो जाके बनेगी फीमेल। तो यानी कि फीमेल यहाँ पे डिपेंड करेगी, मेजर करेगी कौन क्या किसका एक तरीके से होने वाला है जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको समझा दी। इसके बाद आता है सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन। हम सब जानते हैं अपने पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। अगर मैं पेयर की बात करूँ तो कितने होंगे, 23। अगर मैं मेल और फीमेल दोनों की बात करूँ तो 22 तो हो गए ऑटोजोम, और एक्स ये किसके लिए हुआ, फीमेल के लिए। यानी कि जो लास्ट पेयर होगा वो क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, बाकी 22 क्या होंगे, ऑटोजोम, ठीक है। अगर हम मेल की बात करें तो 22 तो सेम है, मेल हो जाएगा फीमेल, और इसमें साथ में क्या आ गया, XY, ये हुआ। तो अगर मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है XX, यहाँ पे क्या XY, अगर यहाँ से X आया यहाँ से X आया तो बनेगी फीमेल, यहाँ से X आया यहाँ से Y क्या बनेगा, मेल। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन मेजर करेगा, कौन डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगी केस, यहाँ पे मेल पे, मेल के थ्रू यहाँ पे बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होगा यहाँ इसे। लेकिन हमारे सोसाइटी में हमेशा फीमेल को ही क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने बर्थ किसको दिया है, फीमेल चिल्ड्रन को दिया है। नेक्स्ट आता है सेक्स डिटरमिनेशन हनी बी, ये सबसे ईजी वाला है। मेल यहाँ पे होता है हैप्लॉइड कंडीशन, यानी उस पर सिर्फ 16 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि फीमेल पे होता है 32। अब फीमेल पे 32 है, इसका मतलब इसने खुद तो क्या करेगी, मियोसिस, यानी 16 क्रोमोसोम इसके अपने होंगे और बाकी 16 इसके होंगे। जब इसके 16 और इसके 16 मिलते तो जाके बनेगी फीमेल। और जबकि मेल कब बनता है, जब फीमेल मियोसिस तो किया उसने, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के जब वो बना देगी आगे जाके मेल, तो यानी 16 क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करेंगे तो जाके कौन बनेगा, मेल। तो यानी कि मेल के कोई फादर नहीं होता, ठीक है। मेल का कुछ भी कोई ग्रैंड फादर वगैरह नहीं है, सॉरी ना तो फादर है ना ही उसके बच्चे हैं। लेकिन जो अपने पास जो मेल है उसके पास ग्रैंड फादर होगा, नाना हो गए, और उसके पोते तो होंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे कंडीशन शो करती है, क्योंकि फीमेल क्या है 32 का मतलब ही 16 तो उसके खुद के हैं और 16 किसके हैं, मेल के। यानी जब उसने फर्टिलाइजेशन कर लिया तो जाके बनेगी फीमेल, और अगर उसने फर्टिलाइजेशन नहीं किया तो जाके डायरेक्ट क्या बना देगी, मेल बना देगी 16 क्रोमोसोम को यूज करके। नेक्स्ट आता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस होना, यानी कि जब डीएनए में अचानक से चेंज है उसे कहते हैं म्यूटेशन। अब अगर चेंज आ गए तो इससे आपका जीनोटाइप भी अफेक्ट होगा और फिनोटाइप भी अफेक्ट होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि रिकॉम्बिनेशन से ही आपके पास वेरिएशन आए, म्यूटेशन भी वेरिएशन ला सकती है। तो हम सब जानते हैं जो डीएनए है वो काफ़ी डीएनए का जो हेलिक्स है वो बहुत जल्दी जल्दी रन करता है, तो ज़रूरी तो पॉसिबल है कि कभी कभी लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, जब या तो कोई चीज़ लॉस हो गई है ना, या फिर कुछ गेन हो गया तो क्या आ गई, म्यूटेशन आ गई। अब म्यूटेशन आई तो क्या होगा, फिनोटाइप भी चेंज होगा और जीनोटाइप भी चेंज होगा, ठीक है, जैसे कि कैंसर सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो म्यूटेशन कितने तरीके के होते हैं, 2, एक पॉइंट म्यूटेशन, एक होते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जब एक बेस पेयर में चेंज आए, पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरी होते हैं फ्रेम शिफ्ट, यानी कि जब अपने पास बेस पेयर्स में डिफरेंस आए, ठीक है, बेस पेयर्स में डिफरेंस आया, यानी पहले तो एक ही चेंज हो रहा था, अब काफ़ी सारी चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी सारे बेस पेयर में चेंज हो रहे हैं, तो उससे कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, और फ्रेम शिफ्ट का एग्जांपल हम आगे इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ हो गई। तो ज़रूर नहीं है म्यूटेशन, कभी कभी ना फिजिकल कुछ ना कुछ एजेंट्स होते हैं, केमिकल फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन आ सकती है। अब जिसकी वजह से म्यूटेशन आएगी उसे कहते हैं म्यूटाजेंस, जैसे कि यूवी रेडिएशन की वजह से हमें म्यूटेशन आ सकती है। हमने सुना है ना कि जो यूवी रेज है वो काफ़ी हार्मफुल होती है, कैंसर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि आगे जो आने वाला जो बच्चा है क्या उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। तो मेंटल के वर्क की वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। हम क्या करते हैं, पूरी फैमिली हिस्ट्री को चेक करते हैं, पूरी जनरेशन को चेक करेंगे, क्या इस वाली जनरेशन में दिक्कत है, क्या इस वाली जनरेशन में कोई बीमारी है, क्या दूसरी वाली में है, क्या दादा वाली में है, क्या परदादा वाली में है, यानी कि पूरी एक फैमिली का ट्री बनाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारी जनरेशन की स्टडी करेंगे, उसे कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस एक स्ट्रॉन्ग टूल है जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि क्या कोई बीमारी तो नहीं है, क्या कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जिससे हम आगे आने वाले बच्चे की हम कुछ ना कुछ उसके अंदर ट्रीटमेंट का हम कुछ ना कुछ सोच सकें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो अपने पास जो डीएनए है उस पर क्या होता है, क्रोमोसोम पे कौन बैठा रहता है, जीन। तो डीएनए बेसिकली क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके चल रहा है। अगर उसके अंदर कोई चेंज आया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ म्यूटेशन होगी। तो सुनो पेडिग्री एनालिसिस करते कैसे हैं। अपने पास अगर मेल है तो उसको इससे डिनोट करेंगे,
स्क्वायर बना के। अगर फीमेल है तो गोलू गोलू से बना देंगे। सेक्स अनस्पेसिफाइड मतलब हमें पता ही नहीं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अफेक्टेड अगर उसके अंदर कलर भर दे तो बोलेंगे अफेक्टेड। मेटिंग अगर उनके बीच में अगर मीटिंग करवा दी, क्रॉस करवा दिया, इसका मतलब क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो गया। अगर डबल लाइन है तो समझ जाओ क्लोज रिलेटिव में शादी हुई है, ठीक है। अगर हमने पेरेंट्स के नीचे अगर बच्चे बना दिए तो मतलब समझो बच्चे हैं, ठीक है। अगर बच्चे को बीमारी है तो उसको कलर कर दो 5 एंड अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, उसके बीच में सिर्फ 5 लिख दो और उसको कलर मत करना, समझ जाओ कि उसको बीमारी नहीं है। डिसऑर्डर, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर अपने पास एक हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक हो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो अब मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों होते हैं, जब म्यूटेशन आ जाती है किसी भी जीन में, सिर्फ एक जीन में जब म्यूटेशन आएगी तो बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब ये ऐसे डिसऑर्डर हैं जिसमें ना बच्चे को ज़्यादा नुकसान होता है। और यहाँ पे क्या होगा, अपने पास पेडिग्री एनालिसिस हम चेक कर सकते हैं बीमारी को। तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया, ये सारी की सारी बीमारी हम आगे पढ़ेंगे एक्सेप्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर अपने पास डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव। देखो हमने 2 चीज़ें पढ़ी, डोमिनेंट और रिसेसिव पढ़े थे, ठीक है। एक हमने पढ़ा था ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, एक पढ़ा था सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोम। तो यानी कि बीमारी आपके ऑटोसोम पे भी हो सकती है, ऑटोसोम में भी दिक्कत आ सकती है, या फिर आपके सेक्स क्रोमोसोम में भी आ सकती है। अब बीमारी डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती है। अब हम कैसे पता लगाएं कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव, तो डोमिनेंट कौन होगा, जो हमेशा हर जनरेशन में अपने आप को दिखाएगा। यानी अगर हर जनरेशन में बीमारी है ना, इसका मतलब वो बीमारी कौन सी, डोमिनेंट है। और अगर इस जनरेशन में बीमारी हो गई, दूसरी में नहीं हुई, तीसरी में हो गई, इसका मतलब वो क्या है, रिसेसिव। यानी कि जो कभी कभी बीमारी दिखती है किसी जनरेशन में उसको बोलते हैं रिसेसिव, और जो हर जनरेशन में दिखेगी ना उसे बोलेंगे डोमिनेंट। अब एक ऑटोसोमल, एक है एक है सेक्स लिंक्ड। अब ऑटोसोमल मतलब जब तुम्हारे बाकी क्रोमोसोम पे बीमारी बैठी हो, और सेक्स लिंक्ड यानी कि जब तुम्हारे एक्स क्रोमोसोम पे जो बीमारी बैठी हो उसे बोलते हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे दिखा रखी है, इनको देख लेना एक बार। अब आते हैं पहली बीमारी कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, स्टार्टिंग की जो 2 बीमारियाँ याद रख लो, वो हमेशा क्या रहेंगी, सेक्स लिंक्ड बीमारियाँ रहेंगी, और हमेशा रिसेसिव डिसऑर्डर। जितनी भी आप बीमारियाँ पढ़ोगे वो सारी होंगी रिसेसिव, बस याद रखोगे स्टार्टिंग की 2 है सेक्स लिंक्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, नाम से समझ में आ रहा है कलर हम अच्छे से देख नहीं पा रहे। तो इसमें क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा बीमारी होती है लड़कों के अंदर, फीमेल्स को बीमारी नहीं होती, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डिफेक्ट आ गया जब हम रेड और ग्रीन कलर को अच्छे से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो कोन है ना, आई के अंदर जो कोन सेल प्रेजेंट है वो अच्छे से देख ही नहीं पा रही कौन सा कलर रेड है कौन सा कलर ग्रीन है। अब क्यों, क्योंकि म्यूटेशन आ गई, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे बैठा था जीन, उसके अंदर ही चेंज आ गया। तो 8% होते हैं मेल्स के अंदर और सिर्फ 0.4% होगी फीमेल्स के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है और मेल के पास सिर्फ 1 एक्स है और एक क्या है, वाई। तो इसी पे क्या बैठ जाता है, एक्स पे बैठा रहता है कलर ब्लाइंडनेस का जीन। तो इसकी वजह से क्या होगा, मेल को क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। और फीमेल, अगर फीमेल को है भी ना तो फीमेल के 1 पे बैठा रहेगा, दूसरा वाला तो फ्री है ना। तो फीमेल हमेशा क्या होती है, कैरियर, यानी कि उसको खुद नुकसान नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन वो बीमारी को आगे कैरी करके चल रही है। तो अगर कोई ऐसी फीमेल हुई जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, यानी वो सिर्फ कैरियर है, तो वो अपने आगे वाले बच्चे में दे देगी ना क्रोमोसोम को। देखो मानो ये एक्स वाई है, यहाँ पे मम्मी को रखा है सिर्फ एक्स सी कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ से आ गया वाई, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, एक्स सी। तो यानी कि मेल क्या बन गया, बच्चा क्या बन गया, कलर ब्लाइंड हो गया। तो हमेशा फीमेल ही आगे आने वाले बेटे को एक तरीके से बीमारी ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 50% चांस है फीमेल के कलर ब्लाइंड होने के, ठीक है, क्योंकि जीन क्या है, रिसेसिव है। अब अपने पास मदर तभी ही कलर ब्लाइंड हो सकती है अगर तुम्हारे पास मान लो ये फादर है, ये मानो यहाँ पे फादर है, ठीक है, फादर को ऑलरेडी कलर ब्लाइंडनेस है, मम्मी भी कलर ब्लाइंडनेस है। अगर यहाँ से ये वाला उठ के आ गया एक्स सी, यहाँ से भी ये वाला एक्स सी आ गया, तो रेयर चांस होते हैं जब फीमेल अपने पास बीमार होगी। ऐसा तभी ही होगा जब फादर भी क्या हो, कलर ब्लाइंड हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है सेम हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, फीमेल ही आगे आने वाली मेल प्रोजेनी में बीमारी डालेगी। सेम कलर ब्लाइंडनेस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या बैठा है, एक्स वाई, इसके ऊपर बैठा रहेगा हीमोफीलिया का जीन, और फीमेल के ऊपर फीमेल हमेशा क्या होगी, कैरियर ही होगी। तो याद रखोगे। तो इसमें क्या होता है ना, बीमारी क्यों हुई, एक प्रोटीन होता है जो कि कैस्केड ऑफ प्रोटीन होता है, वो हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, है ना, जैसे खून निकल जाता है, खुरंड जम जाता है ना। लेकिन इस हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर किसी इंसान को थोड़ा सा भी कट लग गया ना तो खून बहता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, फीमेल हमेशा क्या होगी, कैरियर होगी। फीमेल तभी ही हीमोफिलिक होगी जब फादर भी क्या हो, उसका
हीमोफिलिक हो, यानी यहाँ पे भी क्या हो, हीमोफिलिक फादर है, मम्मी भी क्या है, हीमोफिलिक, तो यहाँ से भी ये वाला उठ के आ गया, यहाँ से भी, तब जाके बनेगी फीमेल हीमोफिलिक। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि एक क्वीन विक्टोरिया थी, उसने अपने आगे आने वाले जितने भी जो बच्चे थे ना उनके अंदर, सबके अंदर क्या डाल दिया था, हीमोफीलिया बीमारी डाल दी थी, तो उनकी वजह से भी हीमोफीलिया फैली है। नेक्स्ट बीमारी सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया देखो, स्टार्टिंग के 2 थी सेक्स लिंक्ड, अब बाकी के 3 होंगी ऑटोजोमल, रहेंगे रिसेसिव ही। तो ये बीमारी ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब ये ऑटोजोमल है, यहाँ पे अब डिपेंड नहीं करेगा कि मेल को ज़्यादा होगी फीमेल को, यहाँ पे दोनों को ही हो सकती है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। अब बीमारी होगी कब, जब दोनों को दोनों क्या हो, कैरियर, मानो ये इस मम्मी पे भी कैरियर है, पापा भी क्या है, कैरियर, तो आगे आने वाला हो सकता है ये उठ के आ जाए, ये हो सकता है ये उठ के आ जाए, तो क्या बन गया, बीमारी हो गई लड़की को। अब हो सकता है यहाँ से एक्स, यहाँ से मेल है, यहाँ पे क्या है, फीमेल बैठी है, अब यहाँ से भाई उठ के आ गया, यहाँ से आ गया, तो भी क्या बनेगा, मेल, तो यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने पास जब बीमारी होगी HbS SbH, तो ही वो फिनोटाइप शो करेगा कि उसको बीमारी है। ठीक है, जब अगर वो एक तरीके से हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो वो अनअफेक्टेड रहेगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो 50% चांस है आगे बीमारी जाने के। ऐसा क्यों हुआ, तो सुनो, अपने पास हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये है नॉर्मल, ये है जब बीमारी हो गई, तो अपने पास हीमोग्लोबिन की चेन है, 6th पोजीशन पे होता है ग्लूटामिक एसिड, बट म्यूटेशन हो गई, आ गया बलाइन एसिड। ठीक है, बेस पेयर होता है GAG, बट GAG की जगह कौन आ गया, GUG, तो यानी कि सब्सटीट्यूशन हो गया, अपने पास यहाँ पे बेस पेयर का चेंज हो गया, एक बेस पेयर में चेंज हुआ है, ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो ये बीमारी हमें इसलिए हुई है। ठीक है, याद रखो कि हीमोफीलिया क्यों हुई है। तो हीमोफीलिया आप देखो यहाँ पे कैसी थी, बाइकॉनकेव शेप थी, अब यहाँ कैसे होगी, दराती की शेप, सिकल सेल शेप, तो क्या होगा, आराम से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, कैरी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, तो ऐसे इंसानों को अनीमिया हो सकता है ना। तो ये आप याद रखो। नेक्स्ट फिनाइलकीटोन्यूरिया, अभी हमने देखा था एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल ही बीमारी है, इसमें इंसान को एक एंजाइम नहीं होता जिसको कहते हैं फिनाइल एलिलीन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये क्या करता है ना, ये फिनाइल एलिलीन जो कि खतरनाक चीज़ है उसको कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, लेकिन जब एंजाइम ही नहीं रहा तो ये खतरनाक चीज़ और ज़्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अपनी किडनी ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो हमारे सुसु में से भी चीज़ें बाहर एक्सक्रीट आउट होने लगती हैं। तो जो बच्चा होगा उसका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन उसको होगी। नेक्स्ट थैलीसीमिया। थैलीसीमिया क्या है, ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें भी तभी ही होगी बीमारी जब दोनों पार्टनर क्या होंगे, कैरियर होंगे, तो ही आगे जाकर बीमारी हो पाएगी। अब ये भी हीमोग्लोबिन यानी चेन की ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी खून से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, लेकिन यहाँ पे 2 चेन होती है, एक अल्फा चेन एक बीटा चेन, किसकी, हीमोग्लोबिन की। अगर अल्फा चेन में प्रॉब्लम आई तो बोलोगे अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा चेन में प्रॉब्लम आई तो बोलोगे बीटा थैलेसीमिया, है ना। यानी अल्फा चेन के अगर प्रोडक्ट कम बना, उसकी क्वांटिटी कम बनी, तो बोलोगे एक तरीके से अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा वाली कम बनी तो बोलोगे बीटा थैलेसीमिया। अब अल्फा थैलेसीमिया में कब होता है ना, हमारा अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करता है 2 जीन, HbA1 HbA2 क्रोमोसोम 16 पे, लेकिन जब दिक्कत आ गई तो अपने पास अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया को कंट्रोल करता है क्रोमोसोम 11 में बैठा हुआ जीन जो कि HBB। ठीक है, अब अपने पास दिक्कत आ सकती है, तो याद रखो थैलेसीमिया एक डिफरेंट है सिकल सेल एनीमिया से, क्योंकि थैलेसीमिया में क्वांटिटी चेंज हो रही है। मान लो 100 में से 20 चेन बनी है हीमोग्लोबिन की, तो ये क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, और वो क्या था, सिकल सेल में क्वालिटी, वहाँ पे बाइकॉनकेव से सिकल सेल क्वालिटी ही चेंज हो गई, तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या कहते हैं, जब आपके पास या तो चीज़ें ज़्यादा आ जाए या फिर चीज़ें कम आ जाए, क्रोमोसोम, इसे कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। 2 तरीके के, एक है एन्यूप्लॉइडी, एक है पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी जब आपके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम का या तो गेन हो गया या फिर लॉस हो गया सेल डिवीजन के टाइम, उसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया 21 पे। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, उसमें भी इसमें एक लॉस हो गया एक्स क्रोमोसोम का। ठीक है, दूसरा है पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, जब आपके पास पूरा का पूरा सेट ही नया आ गया, उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल डिफरेंट ही बन गया, उसे बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। हम सब जानते हैं अपने पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम, एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो अपने पास देखो 3 बीमारियां लास्ट पोर्शन। सुनो, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर, टर्नर। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, अपने पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 की एक कॉपी आ गई, तो बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने बताया था, डाउन, तो उन्हीं के नाम के ऊपर रखते हैं डाउन सिंड्रोम।
अब जिसको भी बीमारी होगी वो काफ़ी छोटे हाइट का होगा, स्मॉल राउंड उसका हेड होगा, उसकी कैसी होगी टंग, कैसी कोई फरो, देखो ये दिख रहा होगा। इसकी जो हथेली होंगी वो काफ़ी क्रीज होंगी, अच्छे से इसकी धारियाँ नहीं दिखेंगी, ठीक है, पाम बिल्कुल क्रीज होगी। तो ये सब यहाँ पे इसको खतरनाक बीमारी होने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसकी फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल रिटार्डेशन काफ़ी खराब होगी, ठीक है, डेवलपमेंट काफ़ी रिटार्ड होगी। नेक्स्ट है कीलाइन फिल्टर। अब कीलाइन फिल्टर को हम याद रखते हैं किलोमीटर से, क्योंकि मीटर मतलब मेल, के मतलब केलाइन फिल्टर, यानी कि हमेशा बीमारी किसके अंदर होगी, मेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है, एक्स क्रोमोसोम। तो कितना क्रोमोसोम बन गया टोटल, 47। तो इसमें मेल की भी डेवलपमेंट होगी, साथ साथ फीमेल की भी डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पे उस बीमारी उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, यानी कि इस मेल के अंदर फीमेल की भी डेवलपमेंट हुई। तो ऐसे इंडिविजुअल क्या होते हैं, स्टेराइल, ये अच्छे से आगे जाके नहीं कर पाते कुछ भी, फर्टिलिटी वगैरह कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर को याद रखते हैं टिफिन। अब टिफिन कौन बनाता है, फीमेल, यानी कि टर्नर हमेशा किसके अंदर होगा, फीमेल्स के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम की यहाँ पे लॉस हो गया। तो टोटल कितने क्रोमोसोम बने, 45। अब ऐसी फीमेल्स की अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होती, कोई भी सेक्सुअल कैरेक्टर यहाँ पे लॉस होता है बेसिकली, ठीक है। और जो उनके ओवरीज होते हैं वो भी अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश हुआ। जिसको भी पसंद आया प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।